Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. ना प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं? मैंने आपको बताया ऐसी मेमोरी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकेगी विद द सीपीयू या डेटा को ला सकता है. द टाइप ऑफ मेमोरी फ्रॉम वेयर द सीपीयू कैन डायरेक्टली रीड or write is called primary memory. So the memory unit that communicates directly with the CPU is called main memory or internal memory या फिर इसको read write memory भी कहते हैं. Usually read write memory नहीं कहते इसको, read write memory RAM को कहते हैं. ये यहाँ गलत हुआ है, read write memory RAM को कहते हैं क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में ROM भी आएगा, ROM रीड राइट नहीं होती है. ROM में आप रीड और राइट दोनों नहीं कर सकते, तो ये गलत है, यहाँ पे मैं एडिट कर दूंगा. सो यहाँ पे जो पहली बात है कि प्राइमरी मेमोरी वो वाली मेमोरी जिनके साथ डायरेक्टली सीपीयू कम्युनिकेट कर सकता है. कम्युनिकेट करने का मतलब जहां से सीपीयू रीड कर सकता है डायरेक्टली और राइट कर सकता है डायरेक्टली. प्राइमरी मेमोरी में अब होता क्या है? यूजुअली प्राइमरी मेमोरी में वो वाला डेटा होता है जो कि इमीडिएट मैनिपुलेशन, मतलब जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है या जो सीपीयू को अभी जिसकी जरूरत है उसमें वो वाली चीजें होती हैं. अब यहाँ पे एक चीज आप समझो, मैं ये बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि मेमोरी में ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है. जब आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑफ होता है, फॉर द मेन टाइम आप इमेजिन करो योर कंप्यूटर इज ऑफ. अब कंप्यूटर के अंदर आपका सारा डेटा है. फर्स्ट इज आपकी जितनी भी फाइल्स हैं वो हैं. सेकेंड थिंग इज कि इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर के अंदर है, क्योंकि कंप्यूटर को चलने के लिए जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जब कंप्यूटर ऑफ है तो वो सारा डेटा, वो सारे सॉफ्टवेयर, वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो सेव है कहाँ पे? आपकी एचडीडी में या हार्ड डिस्क ड्राइव में, या अगर एसएसडी होगी तो एसएसडी में, यानी सेकेंडरी स्टोरेज में. तो जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो सारा डेटा उस टाइम पे कहाँ पे है? मैग्नेटिक डिस्क में. अब जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो, सो व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर, तो पहला काम क्या है? कंप्यूटर को चलने के लिए पहली चीज जो चाहिए ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए. ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो तभी आप देख पाओगे अपनी फाइल्स, तभी आप चला पाओगे अपने सॉफ्टवेयर बाकी जो होंगे. पहली चीज जो चाहिए होगी वो ये होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. मतलब सीपीयू जो है उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. तो पहला काम जो होता है वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लाया जाता है. फर्स्ट थिंग दैट इज डन इज ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लाया जाता है. अब ऑपरेटिंग आप ऑन करते हो कंप्यूटर तो कैसे होता क्या होता है उस टाइम पे? पहले कुछ एनिमेशन आएगा, आप पासवर्ड लगाओगे, आप आपके सामने फिर आता है डेस्कटॉप आप पे जहाँ पे आइकन वाइकन दिखते हैं आपको सारे. वो कैसे पॉसिबल है? वो सीपीयू आपके सामने प्रेजेंट कर पाता है आउटपुट डिवाइस पे तभी जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में आता है, क्योंकि रैम में जब आएगा तभी सीपीयू उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर पाएगा, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है उनको एग्जीक्यूट कर पाएगा. तो पहली बात ये होगी कि अभी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आएगा. अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई सॉफ्टवेयर चलाओगे, वो सॉफ्टवेयर कहाँ है? अभी तो वो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर है, अभी वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर है. तो जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करते हो ना, उसको ओपन करते हो उस सॉफ्टवेयर को, तो फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप ओपन करोगे. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब आप ओपन, वो उसके अंदर जो भी डेटा है, उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है, या वो सॉफ्टवेयर जो है वो है अभी मैग्नेटिक डिस्क के अंदर, वो है सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर. जैसे आप उसको ऑन करोगे वो आएगा आपकी रैम के अंदर. तो जैसे ही वो रैम के अंदर आएगा ना, तो आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो स्टार्ट हो जाएगा, आप उसको यूज कर पाओगे तभी. अब रैम के अंदर आ गए आपके सॉफ्टवेयर. अब आपको फॉर एग्जांपल कोई फाइल ओपन करनी है, या ओपन ए डॉक्यूमेंट है. वो डॉक्यूमेंट कहाँ है? वो डॉक्यूमेंट भी तो इसी के अंदर है, सेकेंडरी स्टोरेज को. जैसे ही आप उसको ओपन करते हो ना, तो वो आ जाता है आपकी रैम के अंदर. तो यहाँ कहने का मकसद है कि everything in your computer, be it your operating system, be it the different applications of the softwares, be it your files, be it your image, be it your uh, video files, documents, whatever you have in your computer, that is at foremost, वो सबसे पहले होता है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में सेव. एंड फिर उसके बाद बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, जब आप बेस्ड ऑन कि आप क्या चीज यूज कर रहे हो, बेस्ड ऑन कि आप क्या चीज चला रहे हो, वन बाय वन वो डेटा, वो फाइल्स, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो लाए जाएंगे रैम के अंदर। तो जिस सॉफ्टवेयर को आप यूज कर रहे हो, जिस डेटा को आप यूज कर रहे हो, जिस इमेज को आप देख रहे हो, जिस वीडियो को आप प्ले कर रहे हो, वो वाली रैम में होगी। तो रैम विल कंटेन those files, those applications, those softwares which are currently in use. This is one of the most important things that you have to understand, you have to remember about memory. वो ये है कि secondary storage के अंदर everything is stored permanently, everything is there in the secondary storage, but the softwares, the data which you are currently using, they are brought into the RAM or they are in the RAM. तो RAM के अंदर अब क्या है, RAM के अंदर वो सॉफ्टवेयर है, वो डेटा है जो कि आप करंटली यूज कर रहे हो। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे मैं और एक चीज भी फिर से समझाऊंगा, वो ये है कि अब कैश का क्या काम है। अब यहाँ पे है कि फॉर एग्जाम्पल आपका सॉफ्टवेयर आ गया, या फॉर एग्जाम्पल आपका सॉफ्टवेयर आ गया। अब आपका सॉफ्टवेयर जो होता है वो फॉर एग्जाम्पल वो बड़ा सॉफ्टवेयर है, दैट इज लाइक वो मे बी 500 MBs का है, 500 MBs का है। अब सीपीयू इसके अंदर जो 500 MB का डेटा है ना, उसको एक साथ प्रोसेस नहीं करता है। वो क्या करेगा, वो पहला जो फॉर एग्जाम्पल मे बी पहला लेट्स से 1 KB जो होगा, पहला 1 KB जो इसके अंदर इस सॉफ्टवेयर का होगा, जो आप सॉफ्टवेयर चला रहे हो उसके अंदर जो पहला 1 KB का जो डेटा है, उस 1 KB को वो रैम से लाएगा सीपीयू अपने पास। पहले वो उसको ठीक है, पहले वो उसका लाएगा। क्या होता है बेसिकली कि सीपीयू जो है वो पहले चेक करता है कैश में, क्योंकि सीपीयू को ये सॉफ्टवेयर चाहिए ना, ये सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा चाहिए। तो पहले सीपीयू चेक करेगा कि क्या वो कैश में है, क्योंकि वो कैश में नहीं होगा इसलिए सीपीयू जो है उसको रैम से लेके आएगा रजिस्टर में। इस 1 KB को जैसे ही वो प्रोसेस करेगा तो फिर उसको नेक्स्ट KB जो है वो चाहिए होगा, सेकंड KB जो होगा वो चाहिए होगा। तो इस वजह से वो दूसरा KB जो होगा उसको रजिस्टर में लाएगा। तो ऐसे 1 by 1 छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में इस सारे सॉफ्टवेयर को 1 by 1 वो सीपीयू अपने पास रजिस्टर्स में लाएगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको चलाएगा और उस हिसाब से आपके सामने रिजल्ट्स रैम की तरफ भेजेगा और फिर आउटपुट है उस पर दैट विल बी प्रेजेंट। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं शायद आपको समझा पा रहा हूँ, इसको अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी मैं चलता हूँ स्लाइड पे, क्योंकि आगे मैं कैश को अच्छे से समझाऊंगा, मैं आपको बाकी चीजें भी अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज कि ये जो हम प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहे हैं, तो प्राइमरी मेमोरी में रोम, कैश और रैम आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं तो इनके बीच का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि यूजुअली ये लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी के होते हैं, इनकी कैपेसिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू द, ये कॉमन है सब में, इसमें भी रोम में भी कम कैपेसिटी है, कैश में भी और रैम में भी। बट यहाँ पे एक चीज है कि अब मैं अगर आपको बोलूं कि दैट प्राइमरी मेमोरी इज वोलेटाइल, तो यू विल से सर रैम तो वोलेटाइल है, कैश तो वोलेटाइल है, लेकिन रोम तो वोलेटाइल नहीं है। तो इफ आई से दैट प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी इज वोलेटाइल, तो शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि मेन मेमोरी में रोम भी आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वोलेटाइल है एक्सेप्ट रोम, मेन मेमोरी वोलेटाइल। अब यहाँ पे है कि मे बी समवेयर यू विल फाइंड, अब कुछ लोग हैं जो लिख देते हैं, बुक लिख देंगे, तो वो मेन मेमोरी को एनालॉगस मानेंगे टू रैम, तो उनका मतलब होगा रैम, लेकिन वो लिखते मेन मेमोरी है। लेकिन ये आप कुछ चीज समझ आ गई कि मेन मेमोरी में सिर्फ रैम नहीं है, मेन मेमोरी में रोम भी है, कैश भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या मेन मेमोरी है वोलेटाइल, तो आप बोलोगे सर मेन मेमोरी सारी वोलेटाइल नहीं है, सिर्फ रैम और कैश वोलेटाइल है, रोम वोलेटाइल नहीं है। अब कल को क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, जेके एसएसबी में जो पेपर सेट किए जाते हैं, देयर आर क्वेश्चंस जिनके ऊपर हो सकता है कि एम्बिग्यूटी जिनके अंदर होती है, तो कल को लिख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल। तो वो ऑप्शंस में आपको देंगे एसएसडी, वो देंगे आपको मैग्नेटिक टेप, वो आपको देंगे ऑप्टिकल डिस्क, और फोर्थ ऑप्शन आपको मेन मेमोरी देंगे। तो वहां पे यू विल सी जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क एंड एसएसडी, वो तीनों तो हैं नॉन वोलेटाइल, उनमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन वहां पे आप बोलोगे
सर ने बोला था मेन मेमोरी नहीं है वोलेटाइल, तो वहां पे आपको लगाना है, क्योंकि विल सी कि वहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आएगा आपका मेन मेमोरी। आई होप ये चीज मैं समझा पा रहा हूँ। अब मेन मेमोरी में वी हैव 3 टाइप की मेमोरी, वी हैव द रैम, रैंडम एक्सेस, वी हैव द रोम एंड वी हैव द कैश मेमोरी। अब यूजुअली एक चीज आप याद रखो कि कैश मेमोरी जो है इट्स अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। ज्यादातर जो एक्सेप्टेड लिटरेचर में है कैश मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी, बट कंप्यूटर के अंदर टुडेज कंप्यूटर्स में वी हैव मल्टी लेवल कैश। मल्टी लेवल कैश मतलब उसमें 2-3 कैश मेमोरीज होती हैं। तो उसमें एक लेवल 0 होता है, लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है। तो लेवल 0 जो होता है वो सीपीयू के अंदर ही होता है। तो कैश भी सीपीयू के अंदर हो सकती है, लेकिन आप याद रखो कि ये सीपीयू के बाहर है और ये मेन मेमोरी के बाहर है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी में अगर मैं आपको बोलूं तो जो मैं आपको समझा रहा था, ऑल द प्रोग्राम्स एंड फाइल्स एंड डेटा आर स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। सारे प्रोग्राम्स यानी सारे सॉफ्टवेयर, सारे फाइल, सारा डेटा होता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, जो लार्जर होती है, जो साइज में बड़ी होती है, और उसका एक्सेस टाइम भी ज्यादा होता है, वहां से डेटा को लाने में भी ज्यादा टाइम। सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू, लेकिन अब इसको यूज क्यों करते हैं हम? अब यहाँ पे एक चीज आया होगा समझ आपको, सेकेंडरी मेमोरी को हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कैपेसिटी बहुत होती है और ये सस्ती होती है, चीप होती है। अब हम रैम को यूज ही नहीं करते, फिर ये तो महंगी है और महंगी है, लेकिन इसको नेसेसरली हमें जरूरत है, क्योंकि विदाउट रैम सेकेंडरी मेमोरी का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि सीपीयू डायरेक्टली इसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। तो हमारी मजबूरी है कि हमें रैम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर रैम नहीं होगा तो हम सेकेंडरी मेमोरी को यूज नहीं कर पाएंगे। अब हम सिर्फ रैम ही यूज करते, हमें सेकेंडरी स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मसला है कि रैम जो है, रैम के साथ मसला है कि रैम नॉन वोलेटाइल है, सॉरी वोलेटाइल है, इसमें जो डेटा होता है वो डिलीट होता है। या यहाँ पे हम रोम चिप ही एक छोड़ो, ठीक है। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट एनी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे ये मैंने आपको बोला कि सारा डेटा इसके अंदर होता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, लेकिन उसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। नाउ इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट एनी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स द प्रोसेस इन प्राइमरी मेमोरी विच इज स्मॉलर एंड कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। तो कोई अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी है, मतलब कोई सॉफ्टवेयर चलाना है, कोई किसी डेटा को यूज करना है, तो उसके लिए उस डेटा को लाया जाता है किसके अंदर? रैम के अंदर। तो वो काम कौन करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है डेटा या सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को सेकेंडरी मेमोरी से रैम के अंदर लाने का। सिंस ओनली दोज प्रोसेस आर लोडेड इन द मेमोरी विच इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड, इसका मतलब है कि जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं हम, जो सॉफ्टवेयर हम चलाने वाले हैं, जिसको अभी करंटली हम यूज कर रहे हैं, वही सिर्फ लाए जाते हैं कहाँ? रैम के अंदर। सारे के सारे नहीं लाए जाते रैम के अंदर, ठीक है। तो इसी वजह से रैम कम साइज की हम रखते हैं, क्योंकि एक साथ हमें 30-40 जीबी की रैम के अंदर जरूरत नहीं पड़ती है डेटा की, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज आपको समझ आई होगी कि इतने सारे जो मेमोरी के हमने अलग अलग हायरार्की में देखे मेमोरी डिवाइस, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? हमने एक ही क्यों नहीं रखा? क्योंकि हर एक का एक अलग काम है। तो मकसद हमारा है, the reason that we have this hierarchy of memory is कि we want to optimize the performance of the system। हम एक तो चाहते हैं कि कॉस्ट हमारा कम हो, दूसरा हम चाहते हैं कि एफिशिएंट और ऑप्टिमल वे में हम या कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाए, वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे, और कॉस्ट भी उतना ला लेंगे। इस वजह से इतनी सारी मेमोरीज की जरूरत पड़ती है। देन रैंडम एक्सेस मेमोरी जो पहला राइट मेमोरी भी क्यों कहते हैं रीड राइट मेमोरी भी? क्योंकि ये रैम जो होती है रोम के कंपैरिजन में इसमें रीड भी होता है, राइट भी होता है, लेकिन मतलब इसमें सीपीयू डेटा डाल भी सकता है, वहां से लेके भी जा सकता है, लेकिन रोम के अंदर डेटा नहीं डाला जा सकता, ठीक है। लाइक इफ यू क्लिक ऑन एप्लीकेशंस लाइक ब्राउजर, अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी ब्राउजर को ओपन करता हूँ, उस पर क्लिक करके फर्स्ट द ब्राउजर कोड विल बी लोडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ब्राउजर का जो कोड होगा, कोड मतलब क्या? कोड मतलब जिसका वो बना है, जब बनाया जाता है ना उस ब्राउजर को, जब बनाया गया होगा तो कुछ कोड लिखा जाता है, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कुछ, वही होता है सेव। तो जब मैं बोलता हूँ ना कि सॉफ्टवेयर सेव है या सॉफ्टवेयर सेकेंडरी में सेव्ड है, तो उसका मतलब है उसका कोड सेव्ड है, और वही कोड फिर जो है एग्जीक्यूट होता है और आपके सामने चीजें आ जाती हैं, आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, ठीक है। तो जैसे आप ओपन करते हो तो ब्राउजर सबसे पहला उसका कोड जो है वो रैम में लोड किया जाता है, और कौन करता है वो काम? वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। अब रैम के कुछ कैटेगरीज है, वी हैव ब्रॉड इज डी रैम एंड सेकंड इज डी एस रैम।
ब्रॉड डिफरेंस, अगर मेजर डिफरेंस देखोगे तो डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैम, और इसमें बेसिकली ये बनी होती है इसमें होता है एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर। तो ये सेमीकंडक्टर छोटे, ये बेसिक प्रिंसिपल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स है जिनकी रैम बनी होती है। तो यहाँ पे जो डी रैम होती है उसमें एक सेल के अंदर एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर होता है। तो जितनी मेमोरी सेल्स होंगी उसमें उतने कैपेसिटर्स और उतने ट्रांजिस्टर्स होंगे। यहाँ पे इसको हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है कंटिन्यूसली। रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर है। तो जो क्लास 12 में जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी, कैपेसिटर पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एंड कैपेसिटर इज बेसिकली यूज टू स्टोर द चार्ज। लेकिन कैपेसिटर को चार्ज स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन कैपेसिटर के साथ मसला है कि वो चार्ज जो है वो धीरे धीरे लूज कर देता है। तो हमें ज़रूरत पड़ती है उसको रिफ्रेश करने की, बार बार उसको रिचार्ज करने की, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर है। डी रैम जो होती है ये ज़्यादा स्लो होती है इन कंपैरिजन टू एस रैम, लेकिन ये कम एक्सपेंसिव होती है इन कंपैरिजन टू एस रैम, और साइज में भी छोटी होती है इन कंपैरिजन टू एस रैम। इस वजह से ये मदरबोर्ड पे कम ही स्पेस ऑक्यूपाई करती है। सेकेंड टाइप इज द एस रैम। अब एस रैम जो है ये बनी होती है सिर्फ ट्रांजिस्टर्स की, मतलब इसमें एवरी सेल इज मेड अप ऑफ ओनली वन ट्रांजिस्टर। इसमें और मे बी मोर देन वन ट्रांजिस्टर्स की भी सेल होती है, लेकिन इसमें कैपेसिटर नहीं होता है। क्योंकि कैपेसिटर को रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर कैपेसिटर नहीं है, तो दैट्स वाई इट इट डज नॉट नीड रिफ्रेशिंग, इसको रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे चूंकि कैपेसिटर के साथ ट्रांजिस्टर के साथ कैपेसिटर भी है, दैट्स वहाँ रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है। इट डज नॉट यूज कैपेसिटर। एंड ये कैश मेमोरी को बनाने में यूज की जाती है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक्सपेंसिव और फास्टर होती है डी रैम से, तो इसी वजह से मैं जो आपको बता रहा था कि डी रैम की रैम बनी है, इंपॉर्टेंट बात है, डी रैम की रैम बनी है, एस रैम की कैश बनी है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि कैश जो है वो फास्टर है और एक्सपेंसिव है रैम से, वो इसी वजह से है क्योंकि कैश बनी है एस रैम की, रैम बनी है डी रैम की, और एस रैम होती है एक्सपेंसिव एंड फास्टर देन द डी रैम। दिस इज द रीजन व्हाई कैश मेमोरी इज फास्टर एंड एक्सपेंसिव दैन द रैम। ठीक है, एंड कैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ एस रैम, ये मैं आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, इतना समझ आया आपको? अब ये तो एस रैम और डी रैम हो गया। अब डी रैम की रैम बनी होती है, ठीक है, और एस रैम की तो बनी होती है कैश, उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन रैम भी अलग अलग टाइप्स की होती है, मतलब डी रैम के टाइप्स को पढ़ने की हमें जरूरत है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनेमिक रैम? नाउ डी रैम एक टाइप ऑफ रैम है जो मैं आपको ऑलरेडी बताया, और इसके कुछ टाइप्स हैं। अब यहाँ पे आपको बस वो याद रखने हैं, उनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। वन इज कॉल्ड एज द ए डी रैम, दैट्स ए डी रैम, दैट्स ए सिंक्रोनस डी रैम, और एक आती है एस डी रैम, दैट इज सिंक्रोनस डी रैम। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज द डी डी आर रैम और डी डी आर एस डी रैम, दैट इज द डबल डेटा रेट सिंक्रोनस, ये सिंक्रोनस डी रैम है। उसके बाद वी हैव द रैम बस डी रैम, आर डी रैम, उसकी फॉर्म है रैम बस डी रैम। अब यहाँ पे आप अगर आपने किसी ने लैपटॉप लाया होगा रिसेंटली, तो वहाँ पे या आजकल आप देखते हो कि उसके अंदर लिखा होता है कि इसके अंदर रैम जो है वो डी डी आर फोर रैम है, डी डी आर फोर रैम है। तो डी डी आर फोर मतलब इसके अंदर डबल डेटा रेट वाली रैम है, उसका वर्जन 4 है। तो डी डी आर की फुल फॉर्म आप याद रखो, इट्स डबल डेटा रेट। ये पूछा जा सकता है, डी डी आर मीन्स डबल डेटा रेट। डी डी आर रैम का मतलब डबल डेटा रेट रैम होता है। तो ये इसमें आपको बस फुल फॉर्म याद रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द रोम। अब रैम के अंदर इतनी सारी चीज़ें आपको पता है। रैम के अंदर मैंने आपको बोला, रैम के अंदर वी हैव एस रैम एंड डी रैम। एस रैम की बनी होती है कैश। डी रैम के हमने टाइप्स देखे, वी सॉ ए रैम, ए सिंक्रोनस डी रैम, वी सॉ एस डी रैम, दैट इज सिंक्रोनस डी रैम, वी सॉ डी डी आर एस डी रैम, दैट इज डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, एंड देन उसके बाद हमने देखा रैम बस डी रैम। देन वी हैव द रोम। अब रैम तो हमने देखा, रैम से डेटा लाया जाता है। हमने देखा कि जो भी डेटा होता है वो रैम के अंदर लाया जाता है, और जो करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो रैम के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे है रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब ऐसी मेमोरी जिसको बस रीड कर सकते हैं। रीड कर सकते हैं मतलब आप इमेजिन करो आपके अंदर कोई फाइल है, फोन के अंदर, आपके अंदर नहीं, आपके फोन के अंदर कोई फाइल है,
जिसको आप बस देख सकते हो, लाइक देयर इज अ वीडियो फाइल, यू कैन वॉच दैट वीडियो, लेकिन आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, आप उसको रीनेम नहीं कर सकते, आप उसको एक जगह से आप उसको कट नहीं कर सकते। तो उसको मैं कहूँगा वो एक रीड ऑनली फाइल है। रीड ऑनली मतलब आप उसको देख सकते हो, यू कैन सी दैट, आप उसको मे बी कॉपी भी कर सकते हो, यू कैन कॉपी दैट, आप उसको वहां से कॉपी करके कहीं रख भी देखते हो, लेकिन उस जगह से उसको नहीं हटा सकते, उस जगह पे उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। वैसे ही एक टाइप की मेमोरी है दैट इज रोम, रीड ओनली, बस उसको आप बस रीड कर सकते हो। आप मतलब सीपीयू बस उसको रीड कर सकता है, सीपीयू उसके अंदर जो डेटा होगा ना या इंस्ट्रक्शंस होगी उनको देख सकता है, उसको यूज कर सकता है, लेकिन उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। सो रोम जो होती है, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। मेन मेमोरी में हमने देखा, मेन मेमोरी में रोम, कैश, रैम, उन तीनों में से सिर्फ रोम होती है नॉन वोलेटाइल, रैम और कैश होती है वोलेटाइल। ये एक परमानेंट स्टोरेज है, एक परमानेंट स्टोरेज है, एंड इट डज नॉट लूज इट्स कंटेंट्स वंस द पावर इज स्विच्ड ऑफ। ये वही है जो नॉन वोलेटाइल का मतलब है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है that it does not lose its contents when the power is switched off or when the laptop is turned off। ठीक है। अब रोम के अंदर डेटा भी हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं, किए जाते हैं। एक बार वो मैं आपको बताऊंगा, एक बार मतलब इसमें लिख दिए गए, इसमें पेन से नहीं लिखते, वो अपने तरीके से लिखे जाते हैं, उसके अंदर डाल दिए जाते हैं एक बार, फिर उसको बस रीड किया जा सकता है। रोम जो होती है प्रोग्राम की जाती है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। प्रोग्राम मतलब इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसी टाइम डाली जाती है। रोम के अंदर वी हैव डिफरेंट टाइप। फर्स्ट इज द एम रोम, दैट्स मास्क्ड रोम। मास्क्ड रोम, मास्क्ड रोम का मतलब होता है, मास्क्ड रोम का मतलब है कि इसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे प्रोग्राम किया गया है। मतलब जब इसको बनाया गया है, जब इसको बनाया गया है उसी टाइम इसके अंदर डेटा डाला गया है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दैट्स मास्क्ड रोम। तो इसको कहते हैं मास्क्ड रोम इज हार्ड वायर्ड एंड प्री प्रोग्राम्ड रोम। प्री प्रोग्राम मतलब पहले से ही, जब इसको बनाया जाता है ना, बनाते टाइम ही इसके अंदर डेटा डाला जाता है, फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम में क्या होता है कि जब उसको बनाया जाता है तब उसके अंदर कोई चीज नहीं डाली जाती, लेकिन फिर जब यूजर उसको खरीदता है तो उसको वो प्रोग्राम करता है, मतलब अपने हिसाब से उसके अंदर इंस्ट्रक्शन डालता है, लेकिन एक बार जब यूजर इंस्ट्रक्शंस डालता है फिर वो उसको चेंज नहीं कर सकता। तो मास्क्ड रॉम और प्रोग्रामेबल रॉम के बीच का डिफरेंस है कि मास्क्ड रॉम में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही डाले जाते हैं इंस्ट्रक्शंस, राइट किए जाते हैं इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्रामेबल रॉम में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे नहीं किए जाते, यूजली यूजर जो है वो पहली बार जब लाता है तो प्रोग्राम कर देता है अपने हिसाब से, और फिर वो हमेशा के लिए उसके अंदर डेटा रहता है। देन देयर इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल मतलब इनको इसको प्रोग्राम कर सकता है यूजर अपने हिसाब से, डेटा एक बार डाल सकता है, लेकिन उसको वो फिर इरेज भी कर सकता है, इरेज भी कर सकता है। अब ये इरेज कर सकता है मतलब डिलीट भी कर सकता है। अब यहाँ पे इसको इरेज करने के लिए, इसको इरेज करने के लिए इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट डाली जाती है। ये ऐसे इरेज नहीं होते, सीपीयू जो है वो इसको नहीं कर सकता ऐसे डिलीट या इरेज, तो सीपीयू नहीं कर सकता, इसको बाहर निकालना पड़ता है, फिर इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो इरेजेबल इसको हम कहते हैं। तो ये रॉम है, ये रीड ऑनली है, सीपीयू बस इसको रीड करेगा, सीपीयू राइट नहीं कर सकता, सीपीयू कांट इरेज, सीपीयू कांट एडिट द थिंग्स दैट आर इनसाइड दिस रॉम, डू दैट, उसको बाहर निकाल के अल्ट्रावायलेट लाइट डाल, रोम के अंदर नहीं हो सकता ये सब। उसको आप अल्ट्रावायलेट लाइट भी डालो नहीं होगा ये सब, लेकिन प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल या ईपी रोम जो होगी उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो दैट्स इट्स रिटन, इट्स सिमिलर टू एप्रोम बट इट कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। ठीक है, देन री रिटन इलेक्ट्रिकली, फिर इसमें और फिर से आप डेटा डाल सकते हो, फिर इलेक्ट्रिकली वो कर सकते हैं। ठीक है, एंड द बर्निंग प्रोसेस रिवर्सिबल बाय द एक्सपोजर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। सीडी को बर्न करने का मतलब क्या है, उसका मतलब उसको जलाना नहीं है। सीडी का बर्न करने का मतलब होता है उसके अंदर डेटा डालना, टू पुट डेटा इनसाइड, टू राइट डेटा इनटू एससीडी। ये लिख के रखना आप, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो राइट डेटा इनटू एससीडी इज कॉल्ड बर्निंग। बर्निंग को कहते हैं तो राइटिंग डेटा इनटू एससीडी। बायोस की फुल फॉर्म, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो जेके एसएसबी साल में एटलीस्ट 2-3 बार तो पूछता ही है। बायोस की फुल फॉर्म, बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिकली एक रोम चिप होती है जो कंप्यूटर के अंदर होती है।
और इसके कुछ काम होते हैं बेसिकली। ये इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ डेटा होता है जो कंप्यूटर के लिए हेल्पफुल रहता है। तो चूंकि बायोस मैंने आपको बोला कि ये एक रोम चिप है, और रोम चिप के अंदर कुछ डेटा है, कुछ सॉफ्टवेयर, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, तो इस वजह से इसको फर्मवेयर कहते हैं। तो फर्मवेयर उसके अंदर कुछ डेटा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम फर्मवेयर कहते हैं। तो बायोस चिप इट्स अ टाइप ऑफ फर्मवेयर, इट्स एन एग्जांपल ऑफ फर्मवेयर। अब जो बायोस होती है, बायोस की कुछ फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जिसकी जो जिसका एक्रोनिम है पोस्ट। तो जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं पहले, तो सबसे पहले कंप्यूटर एक टेस्ट करता है, एक टेस्ट करता है ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो उस टेस्ट को कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये कंप्यूटर खुद करता है। जैसे आप पावर ऑन करते हैं ना, तो कंप्यूटर एक टेस्ट करता है सारे डिवाइसेस का, रैम ठीक से काम कर रही है, हार्ड डिस्क ठीक से काम कर रही है, स्क्रीन ठीक से काम कर रही है, तो उसको कहते हैं पोस्ट। तो वो पोस्ट कौन करता है? वो बेसिकली इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं इस बायोस चिप के अंदर, तो इसी की हेल्प से वो पोस्ट होता है। सेकेंड थिंग इज बूटस्ट्रैप लोडर। बूटस्ट्रैप लोडर बेसिकली एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर, छोटा सा एक प्रोग्राम है, छोटी सी एक सॉफ्टवेयर है जो इसी बायोस चिप के अंदर होती है। और इस बूटस्ट्रैप लोडर का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोकेट करना। जैसे मैंने आपको बताया कि जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उस टाइम पे रैम के अंदर कुछ नहीं होता, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम, सारा डेटा, सब कुछ होता है हार्ड डिस्क के अंदर। तो जैसे ही आप ऑन करते हो कंप्यूटर, वंस यू प्रेस दैट बटन, पावर ऑन बटन जैसे आप प्रेस करते हो ना, तो ये बूटस्ट्रैप लोडर पहले चलता है। और ये बूटस्ट्रैप लोडर बेसिकली क्या करता है, ये लोकेट करता है कि आखिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में कहाँ पे है। इसके अंदर ये प्रोग्राम होता है, ये चलता है और ये देखता है अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे है, फिर वहीं से ऑपरेटिंग सिस्टम को रॉम के अंदर लाया जाता है। दैट्स कॉल्ड एज बूटस्ट्रैप लोडर। तो बूटस्ट्रैप लोडर का मतलब होता है, बूटस्ट्रैप किसको कहते हैं? बूटस्ट्रैप मतलब जब आप खुद को ही काम करते हो। तो बूटस्ट्रैप लोडिंग का मतलब है स्टार्ट जब कंप्यूटर होता है उस टाइम पे लोड किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को इनटू द रैम, ठीक है, और वो इसी बायोस की हेल्प से होता है। इसके बाद बायोस सेटअप या सीमॉस सेटअप, ये होता है डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस को सेटअप करने में, ये बायोस चिप हेल्प करती है। तो ये इसकी कुछ फंक्शंस है। फंक्शंस तो नहीं पूछेंगे बायोस चिप की, बट बायोस की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। और वो बूटस्ट्रैप पूछ सकते हैं। बूटस्ट्रैप का क्या मतलब होता है? बूटस्ट्रैप का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोकेट करना और उसको फिर लोड करना। दैट्स योर, वो किसका काम है? ये बायोस का काम है, ठीक है। या वो पूछ सकते हैं दैट विच आर द फॉलोइंग devices helps in locating the operating system and loading it। तो ये आप याद रखना, ये कौन करता है? ये बूटस्ट्रैप लोडर करता है, जो किसके अंदर होता है? रोम के अंदर। अब यहाँ पे क्या प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? मैं फिर से बता रहा हूँ कि प्राइमरी मेमोरी जो है, अगर प्राइमरी मेमोरी हम रैम भी आती है, रोम भी आती है, तो रैम की अगर बात करेंगे तो फिर ये वोलेटाइल है, और अगर रोम की बात करेंगे तो वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है।